आपने जेम्स बॉन्ड की फिल्में तो जरूर देखी होंगी। वो फिल्में रोमांच और एक्शन से भरपूर होती हैं। तो आज हम आपको इंडियन रियल जेम्स बॉन्ड की फिल्म दिखाने वाले हैं, जिसमें एक्शन है, रोमांच है, जिसे देखकर आप इंडियन जेम्स बॉन्ड के फैन बन जाएंगे। ये इंडियन जेम्स बॉन्ड कोई और नहीं, सुपर कॉप सुपर स्पाई अजीत डोवल है। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर आपका पसंदीदा शो एक्स-रे। 20 जनवरी 1945 ये वही तारीख है जब उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में मेजर जीएन डोवल के घर इंडियन जेम्स बॉन्ड अजीत डोवल का जन्म हुआ। पिता की पोस्टिंग राजस्थान में थी, लिहाजा अजीत का अजमेर के इंडियन मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन कराया जाता है। अजीत ने स्कूलिंग अजमेर से और कॉलेज की पढ़ाई आगरा से पूरी की। 1967 में इकोनॉमिक्स से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। 1968 में यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट देते हैं और पहली ही बार में क्रैक कर लेते हैं और इंडियन पुलिस सर्विस के लिए इन्हें चुन लिया जाता है। कैडर मिलता है केरल। पहली पोस्टिंग बतौर एएसपी केरल के कोट्टयम जिले में होती है और यहां से शुरू होता है अजीत डोवल का सुपर कॉप वाला सफर। पोस्टिंग के बाद 28 दिसंबर 1971 को एक ऐसी घटना घटती है जिससे एएसपी अजीत डोवल की प्रसिद्धि आसमान छू जाती है। दरअसल हुआ ये कि केरल के कन्नौज जिले के थलासेरा में नूर होटल से एक जूता फेंका जाता है और इस घटना के बाद थलासेरा में दो धार्मिक समुदायों के बीच जंग छिड़ जाती है। दंगे शुरू हो जाते हैं, मारकाट शुरू हो जाती है, लूटपाट होने लगती है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। उस वक्त वहां कांग्रेस की सरकार थी और होम मिनिस्टर थे के करुणाकरण। वो पुलिस महकमे की मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं कि इस दंगे को खत्म करने के लिए एक ऐसा पुलिस ऑफिसर चाहिए जो दंगों वाले इलाकों में बिना डरे पहुंच जाए और दंगों को खत्म कराए। पुलिस के एक सीनियर अधिकारी कहते हैं कि एक नया ऑफिसर आया है जो बहुत ही निडर है और दिमाग का बेहद तेज। सीनियर अधिकारी के सजेशन पर होम मिनिस्टर नए नवेले ऑफिसर अजीत डोवल को दंगे रोकने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। आदेश मिलते ही एएसपी अजीत डोवल 2 जनवरी 1972 को दंगा प्रभावित इलाकों में पहुंच जाते हैं। हर उस जगह पर जाते हैं जहां कोई ऑफिसर नहीं पहुंच पा रहा था। यहां गौर करने वाली बात यह है कि डोवल दंगों को रोकने के लिए बल प्रयोग नहीं करते, दंगा प्रभावित इलाकों में घूम घूम कर जरूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं। वो स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्निक का यूज करते हैं। डोवल ने उन दोनों ग्रुप्स के लीडर्स की पहचान की जो आपस में लड़ रहे थे। उनसे सामने बैठकर बात की तो पता यह चला कि दंगों में जो लूटपाट हुई है उसकी वजह से लोग गुस्से में हैं। बस अजीत डोवल को नब्ज मिल गई और इलाज आसान हो गया। डोवल ने लूटा गया सामान दोनों ही ग्रुप के लोगों को वापस करा दिया। बिना लाठी डंडे, बिना गोली चलाए अजीत डोवल ने समस्या का समाधान कर दिया। जिन दंगों का पुलिस और सरकार को और छोर नहीं मिल पा रहा था, अजीत डोवल ने महज एक हफ्ते में उन दंगों को खत्म कर दिया। उस वक्त डीजीपी थे अलेक्जेंडर जैकब। उन्होंने दंगों पर रिपोर्ट तैयार की जिसमें अजीत डोवल की रणनीति की बहुत तारीफ की गई। न सिर्फ एक निडर पुलिस ऑफिसर बल्कि एक कुशल रणनीतिकार के तौर पर डोवल की पहचान बनी और चर्चा केरल से दिल्ली पहुंच गई। 1972 में देश में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अजीत डोवल को दिल्ली से बुलावा आता है और मई जून 1972 में ही अजीत डोवल को इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के डायरेक्ट ऑपरेशन विंग में पोस्टिंग दी जाती है और यहां से ही एएसपी अजीत डोवल की जासूसी की दुनिया में एंट्री होती है। यह वो वक्त था जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक लाल डेंगा से बहुत परेशान थी। दरअसल उस समय मिजोरम एक अलग राज्य नहीं बल्कि आसाम का ही हिस्सा था। वहां जबरदस्त सूखा पड़ा था और लाल डेंगा इंदिरा सरकार से बतौर मुआवजा बड़ी रकम मांग रहा था और इसी मांग को लेकर उसने इंदिरा सरकार के नाक में दम कर रखा था। एक मुद्दा और बन गया जब आसाम में यह नियम बना दिया गया कि असमिया भाषा के जानकार व्यक्ति को ही सरकारी नौकरी मिलेगी। लाल डेंगा सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तब खुद अजीत डोवल ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि उन्हें मिजोरम भेजा जाए। इसी दौरान असम राइफल्स की 2 बटालियन को बर्खास्त कर दिया जाता है। इन बटालियन में ज्यादातर सोल्जर मिजो थे। बटालियन के 7 मिजो कमांडर सरकार के खिलाफ लाल डेंगा की एमएनएफ में शामिल हो जाते हैं। सरकार के खिलाफ हाथ में हथियार उठाकर हिंसा का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। उनका इरादा मिजोरम को भारत से अलग करने का था। एमएनएफ बीएसएफ पर अटैक कर देता है
उग्रवादी भारत का तिरंगा हटाकर अपना झंडा फहरा देते हैं और मिजोरम को एक अलग देश घोषित कर देते हैं। मिजोरम की समस्या सरकार के लिए चैलेंज बन जाती है। अजीत डोवल मिजोरम पहुंचते हैं। अपनी रणनीति के मुताबिक पहले वो छोटी छोटी जानकारियां इकट्ठा करना शुरू करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि लालडेगा की ताकत वो 7 कमांडर हैं जो असम राइफल्स से आए हैं। डोवल को यह खबर भी मिलती है कि 7 कमांडर्स की आपस में नहीं बनती। अजीत डोवल एक स्पाई एजेंट बनकर म्यांमार की पहाड़ियों पर कमांडर्स के बेस पर पहुंच जाते हैं। जल्द ही वो 7 कमांडर्स के ड्रिंकिंग पार्टनर बन जाते हैं और उनका विश्वास हासिल कर लेते हैं। अपने घर बुलाकर कमांडर्स को पार्टी कराते हैं। डोवल की पत्नी ही इन सब के लिए खाना भी पकाती हैं। हाँ, उन्हें इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि वो जिनके लिए भोजन पका रही हैं वो उग्रवादी हैं। अजीत डोवल 7 कमांडर्स को कन्विंस करना शुरू करते हैं। कन्विंस इस बात पर कि तुम सब भारत के साथ मिल जाओ, भारत के लिए काम करो, मिजोरम को एक अलग राज्य बना दिया जाएगा और तुम सबको मंत्री का पद दिया जाएगा और आपके लोगों के जो भी मुद्दे हैं उनका समाधान किया जाएगा। डोवल ने सिर्फ उन्हें ऑफर नहीं दिया, डराया भी। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग भारत के साथ नहीं मिलते तो एक दिन ऐसा आएगा कि इंडियन आर्मी घुसेगी और सब कुछ तहस नहस कर देगी और आपका सब कुछ छिन जाएगा। 7 में से 6 कमांडर कन्विंस हो जाते हैं। लालडेगा कमजोर पड़ जाता है। अब उसके पास भारत के साथ होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। मजबूर होकर लालडेगा ने भारत सरकार के साथ शांति समझौता कर लिया। पत्रकार साई के दत्ता के एक सवाल पर लालडेगा ने अपनी मजबूरी बयां की थी। लालडेगा ने कहा था कि जो अजीत डोवल है ये मेरे 6 कमांडर ले गया था, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। डोवल के वादे के मुताबिक मिजोरम को भारतीय राज्य बनाया जाता है। लालडेगा नए राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और इस सक्सेस स्टोरी के हीरो बनते हैं इंडियन जेम्स बॉन्ड अजीत डोवल। मिजोरम के बाद अगला मिशन उनका इंतजार कर रहा था, मिशन सिक्किम। यह वक्त 1974-75 का था। सिक्किम एक प्रिंसली स्टेट था। वहां का राजा था देनन चोग्याल। राजा चोग्याल अमेरिका की एक हनी ट्रैप में फंस जाता है और अमेरिका की सीआई एजेंट होप क्रुक से शादी कर लेता है और एजेंट होप क्रुक सिक्किम की रानी बन जाती है। तो अमेरिका के इशारे पर सिक्किम पे राज करने लगती है। अमेरिका का सिक्किम में यह दखल इंदिरा गांधी को परेशान कर देता है। इंदिरा गांधी रॉ चीफ RN काउ से बात करती हैं। सिक्किम जाकर काउ प्लान तैयार करते हैं और मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी अजीत डोवल को सौंप देते हैं। डोवल एक रणनीति तैयार करते हैं। मकसद यह था कि वहां की स्थानीय जनता भारत के खिलाफ नहीं बल्कि राजा के खिलाफ हो। डोवल सिक्किम में कांग्रेस पार्टी की एक लोकल यूनिट सिक्किम नेशनल कांग्रेस के लीडर काजी डोरजी को अपने साथ मिला लेते हैं और सिक्किम की जनता का विश्वास काजी डोरजी के लिए हासिल करने में लग जाते हैं। उसके लिए डोवल काजी की पैसों समेत हर तरह से मदद करते हैं। इस तरह काजी आम जनता का समर्थन हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। राजा पर प्रेशर बनाकर इलेक्शन करवाए जाते हैं जिसमें दोरजी की जीत होती है और काजी सिक्किम का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। डोवल के प्लान के मुताबिक काजी इंदिरा गांधी से मदद मांगने के लिए पत्र लिखता है। सिक्किम के हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं और राजा अपनी मनमानी करके लोगों के अधिकार छीन रहा है, उनका नुकसान कर रहा है। 6 अप्रैल 1975 की सुबह सिक्किम में चोग्याल के राजमहल को भारतीय सेना घेर लेती है। राजा के 250 से ज्यादा गार्ड्स को बंदी बना लिया जाता है। राजा चोग्याल को महल में ही नजरबंद कर जनमत संग्रह कराया जाता है। करीब 97.5% लोग भारत के साथ जाने के पक्ष में वोट करते हैं और इस तरह सिक्किम देश का 22वां राज्य बन जाता है। वादे के मुताबिक काजी डोरजी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अजीत डोवल की रणनीतिक कुशलता से अमेरिका की हार होती है और सिक्किम का कंट्रोल अमेरिका के हाथों से भारत के हाथ में आ जाता है। CIA एजेंट क्रुक राजा को तलाक देकर अमेरिका लौट जाती है और अजीत डोवल के हैरत अंगेज कारनामों में एक कारनामा और जुड़ जाता है। अजीत डोवल की कामयाबी के लिए सरकार उन्हें प्रेसिडेंट पुलिस मेडल देती है। यह मेडल 7 साल की सर्विस में ही दे दिया जाता है, जो कि सर्विस के 14 साल बाद दिए जाने का प्रावधान था। इस मिशन के बाद डोवल नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के मामले में एक बहुत बड़ा नाम बन जाते हैं। जब अजीत डोवल सिक्किम में अपने मिशन को अंजाम देने में लगे थे, उसी वक्त इंदिरा गांधी एक बहुत बड़े प्लान को अंजाम दे रही थी। भारत का पहला परमाणु परीक्षण, जो 18 मई 1975 को राजस्थान के पोखरण में किया गया।
जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। भारत के इस कदम ने पाकिस्तान और चीन के होश उड़ा दिए। पाकिस्तान फ्रांस और चीन की मदद से परमाणु परीक्षण की तैयारी में जुट गया। पाकिस्तान की नीति और नीयत पर फ्रांस को संदेह होता है और फ्रांस पाकिस्तान का साथ देने से इनकार कर देता है। पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण की तैयारी की भनक दिल्ली तक पहुंचती है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तुरंत रॉ और आईबी को टास्क सौंप देती हैं। सुपर स्पाई अजीत डोवल को पाकिस्तान की इंडियन एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरी बनाकर भेजा जाता है। भेष बदलने में माहिर अजीत डोवल पाकिस्तान के कोटा में उस लैब के आसपास जानकारियां इकट्ठा करने के लिए भिखारी बनकर घूमते थे जहां पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था। डोवल वहां आने जाने वालों को फॉलो करने लगते हैं। रावलपिंडी की खान लेबोरेटरी में काम करने वाले साइंटिस्ट जिस सैलून में बाल कटवाने आते हैं, डोवल पहले से ही उस सैलून के लोगों से कांटेक्ट स्थापित कर लेते हैं। वो काटे गए बालों को भारत भेजते हैं। उनकी जांच होती है तो पता चलता है कि बालों में बहुत अधिक मात्रा में न्यूट्रिनो रेडिएशन पाया गया है। इस जांच के बाद एक बात पक्की हो जाती है कि खान लेबोरेटरी में पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्ट का प्रोग्राम चल रहा है। अजीत डोवल को एक और कामयाबी मिलती है जब वो लैब में काम करने वाले एक पाकिस्तानी को कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयर करने को मना लेते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी $10,000 की मांग करता है, जिसे भारत के उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई देने से इनकार कर देते हैं। अपने इस मिशन में डोवल पाकिस्तान में करीब 7 साल रहे। इन 7 सालों में उन्होंने पाकिस्तान की कई खुफिया जानकारी भारत को दी। बड़ी बात यह कि वो पाकिस्तान में 2 बार पकड़े भी गए। महेश दत्त शर्मा ने अपनी किताब सुपर कॉप अजीत डोभाल में अजीत डोवल के पकड़े जाने की घटना लिखते हैं। पाकिस्तान में एक अंडरकवर ऑपरेटर के रूप में अजीत डोवल ने खुफिया और आतंकवादी गतिविधियों की जानकारी एकत्र करने की बड़ी जिम्मेदारी निभाई। उनके निशाने पर माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े आतंकी नाम थे। अजीत डोवल 7 वर्ष पाकिस्तान में भारत के जासूस बनकर रहे। इस दौरान उन्होंने खुद को एक मुसलमान की तरह रखा और किसी को भी भनक नहीं लगने दी कि वो हिंदू हैं। लेकिन एक बार ऐसी स्थिति आई जब पाकिस्तान में उनकी पोल खुल गई। वो लाहौर के एक मुस्लिम इलाके में एक मुसलमान के रूप में रहा करते थे। लाहौर में ही एक बहुत बड़ी औलिया की मजार है जहां बहुत लोग आया जाया करते थे। एक बार वो वहां से गुजर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक बहुत ही आकर्षक व्यक्ति ने अपने पास बुलाया। उनकी बहुत लंबी और सफेद दाढ़ी थी जो देखने में मुसलमान लगता था। डोवल उसके पास गए। उसने कहा, तुम हिंदू हो? डोवल ने कहा, नहीं, मैं मुसलमान हूं। उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हिंदू हो। डोवल ने फिर इनकार किया। उसने कहा, मैं जानता हूं कि तुम हिंदू हो क्योंकि तुम्हारे कान छिदे हुए हैं। इस पर डोवल ने उससे कहा, मैं बाद में धर्मांतरित हुआ हूं। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, तुम बाद में भी धर्मांतरित नहीं हुए हो। डोवल ने उससे पूछा कि उसने इतनी सूक्ष्म बातें कैसे जानी, तो वो बोला, वो भी एक हिंदू है। उसने डोवल को सलाह दी कि वो प्लास्टिक सर्जरी करा ले, नहीं तो यहां दिक्कत हो जाएगी। डोवल ने बाद में प्लास्टिक सर्जरी करा ली, लेकिन उनके कान में अब भी हल्का सा छेद दिखता है। दूसरी बार डोवल तब पकड़े गए जब वो इस्लामाबाद में कव्वाली सुन रहे थे। तभी एक आदमी ने डोवल से कहा कि दाढ़ी संभालो, तुम्हारी नकली दाढ़ी गिरने वाली है। दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन हम यहां पर एक इंटरवल लेते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है। द रियल जेम्स बॉन्ड अजीत डोवल पार्ट 2 कल रिलीज होगा। हम आपको सुपर स्पाई अजीत डोवल के कुछ और सनसनीखेज कारनामे कल दिखाएंगे। आप प्लीज कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हां, आप हमें सुझाव दें कि आप हमारे खास शो एक्सरे में क्या रिपोर्ट देखना चाहते हैं। आपके सुझावों पर हम आपके लिए लेकर आएंगे एक्सरे रिपोर्ट। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें कैपिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत।